हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष कुमार स्वागत करता हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम फिर बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दोस्तों, अगर आपने प्रीवियस वीडियो को आपने नहीं देखा तो प्लीज़ आप वो वीडियो जाकर देखें मेरे प्लेलिस्ट में जाके। दोस्तों, आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की टेक्निकल की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं आज के क्वेश्चन। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, द मटेरियल मोस्ट सुटेबल फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ द कोर ऑफ ट्रांसफार्मर इज। परिणामित कोर के निर्माण के लिए सबसे उपयुक्त सामग्री है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फटाफट इसका उत्तर बताइए कि जो हम ट्रांसफार्मर की बॉडी बनाते हैं तो किस मटेरियल की बनाते हैं। आपके पास ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए दिया है हॉट रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील, ऑप्शन बी दिया है कूल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील, ऑप्शन सी दिया है कास्ट स्टील और ऑप्शन डी दिया है कास्ट आयरन, है ना। फटाफट इसका आंसर बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। बताइए दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, जो ट्रांसफार्मर की जो बॉडी बनाई जाती है वो हमेशा किसकी बनाई जाती है, कोल्ड रोल्ड ओरिएंटेड स्टील। जो बड़े ट्रांसफार्मर हैं उनकी बॉडी हमेशा इसी से बनाई जाती है, कोल्ड रोल्ड ओरिएंटेड स्टील। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं जानते हैं हम लोग, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, CRGO और CRGO। हम लोग इसको शॉर्ट में CRGO बोलते हैं, कोल्ड रोल्ड ओरिएंटेड स्टील, है ना। और देखिए दोस्तों, जो स्मॉल ट्रांसफार्मर होते हैं, जो कम रेटिंग वाले ट्रांसफार्मर होते हैं, लाइक 5 kVA 10 kVA, इससे भी कम या इससे थोड़ा ज़्यादा 15 kVA तक 25 kVA तक, इससे भी ऊपर के जो ट्रांसफार्मर होते हैं उनको हमेशा HRGO हीट रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील का बनाया जाता है ना। इसकी जो परमेबिलिटी होती है वो कम होती है, मतलब इसमें से फ्लक्स जो होता है बहुत कम पास होता है इस मेटल से। और जो CRGO होता है उसमें से फ्लक्स बहुत ज़्यादा पास होते हैं, जिससे फ्लक्स लीकेज नहीं होता और इससे फ्लक्स थोड़ा ज़्यादा लीकेज होता है, जिसकी वजह से इसमें लॉसेस बढ़ जाते हैं और इसमें लॉसेस कम हो जाते हैं। पावर ट्रांसफार्मर जिसमें कोल्ड रोल्ड ओरिएंटेड स्टील में लॉसेस घट जाते हैं और इसकी परमेबिलिटी हमेशा ज़्यादा होती है, याद रखिएगा ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इन अ करंट ट्रांसफार्मर व्हेन द करंट इज फ्लोइंग इन द प्राइमरी सर्किट देन द सेकेंडरी सर्किट इज। ऑप्शन क्वेश्चन कह रहा है हमसे, धारा परिणामित्र के प्राथमिक परिपथ में जब धारा प्रवाहित हो रहा हो तब द्वितीयक परिपथ को क्या किया जाता है। मान लीजिए कि जैसे कि हम कोई धारा परिणामित्र, मान लीजिए कि जो करंट ट्रांसफार्मर होता है उसका हम उपयोग कर रहे हैं करंट मापने के लिए। जो हमारा करंट ट्रांसफार्मर होता है वो हमेशा करंट मापने के लिए किया जाता है ना। तो जब हम उसका उपयोग करते हैं तो इसके जो सेकेंडरी वाइंडिंग को क्या किया जाता है, खुला छोड़ दिया जाता है या शॉर्ट सर्किट कर दिया जाता है, क्या किया जाता है, वही इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए दिया है नॉट टू बी केप्ट शॉर्ट सर्किटेड, शॉर्ट सर्किट नहीं किया जाता। ऑप्शन बी दिया है नाइदर ओपन नॉर शॉर्ट सर्किटेड। ऑप्शन बी बोल रहा है ना तो शॉर्ट सर्किट किया जाता है और ना ही ओपन किया जाता है ना। ऑप्शन सी दिया है देयर इज़ नो सच कंडीशन, मतलब इसकी कोई भी फिक्स कंडीशन नहीं है। और ऑप्शन डी दिया है नॉट टू बी केप्ट ओपन, है ना, मतलब इसको खुला नहीं छोड़ा जाता है। जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है उसको हम खुला नहीं छोड़ते हैं। तो इसका फटाफट आंसर बताइए कि इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा आपके लिए। फटाफट दिमाग लगाइए। तो देखिए दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो धारा परिणामित्र होता है वो हमेशा उसकी सेकेंडरी वाइंडिंग को शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, क्योंकि अगर हम उसको शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, अगर हम उसको ओपन सर्किट करके रखेंगे, खुला छोड़ देंगे, तो जो उसमें काम करने वाले लोग होंगे उसको शॉर्ट मतलब झटका लग सकता है, शॉक लग सकता है ना। तो इसलिए इसकी जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है उसको शॉर्ट कर दिया जाता है। और करंट ट्रांसफार्मर को हम क्या बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, CT, है ना। क्या बोलते हैं, CT, ये बात भी ध्यान रखिएगा, CT करंट ट्रांसफार्मर। और जो करंट ट्रांसफार्मर होते हैं
वो हमेशा उनका रेशियो क्या होता है, जो करंट ट्रांसफार्मर का रेशियो होता है वो एक रेशियो, सॉरी, जो करंट ट्रांसफार्मर होता है उनका रेशियो होता है 5:1, 5:1, है ना। अगर मान लीजिए कि अगर 25 है धारा, अगर आप फ्लो करा रहे हैं उस करंट ट्रांसफार्मर में, तो आपको सेकेंडरी में वो कितना 5 एम्पियर शो करेगा, मतलब 5 एम्पियर मेज़र करके आपको दिखाएगा, और प्राइमरी में आपके 25 एम्पियर धारा आप दे रहे हैं, तो है ना। तो ये इसका रेशियो होता है 5:1, है ना। चलिए ना, यही इसके टर्न्स का रेशियो भी होता है ना, तो ध्यान रखिएगा इस बात को। तो इसका जो सेकंड है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड क्वेश्चन का नॉट टू बी केप्ट ओपन, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है ट्रांसफार्मर इज़ डिवाइस विच, ट्रांसफार्मर एक युक्ति है जो क्या करती है। ऑप्शन आपके पास 4 दिए गए हैं। विकल्प 1 दिया है चेंज एसी टू डीसी, ऑप्शन बी दिया है कन्वर्ट डीसी टू एसी, ऑप्शन सी दिया है स्टेप अप एंड स्टेप डाउन एसी वोल्टेज एंड करंट, और ऑप्शन डी दिया है आपको स्टेप अप एंड डाउन डीसी वोल्टेज एंड करंट। फटाफट इसका आंसर बताइए कि जो ट्रांसफार्मर होता है वो क्या करता है, किस सप्लाई पर काम करता है, एसी पर काम करता है, डीसी पर काम करता है, या दोनों पे काम करता है। फटाफट इसका आंसर बताइए। तो देखिए दोस्तों, जो ट्रांसफार्मर होता है हमेशा एसी पर काम करता है। किस पर काम करता है, एसी पर। ट्रांसफार्मर हमेशा किस पर काम करता है, एसी पर। वो कभी भी डीसी पर काम नहीं करता है, डीसी पर काम नहीं करता। तो जहाँ जहाँ डीसी दिया है वो क्वेश्चन ऑप्शन तो गलत हो जाएगा आपका, है ना। तो आपका क्वेश्चन मतलब विकल्प आपका जो बचेगा वो ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर। देखिए दोस्तों, जो ट्रांसफार्मर होता है, जो ट्रांसफार्मर होता है वो हमेशा एसी यानी अल्टरनेटिंग करंट पर काम करते हैं। अल्टरनेटिंग करंट एसी सप्लाई पर काम करता है, क्योंकि इसमें अल्टरनेटिंग करंट में इसमें फ्लक्स बनता है 2 वाइंडिंगों में। एक वाइंडिंग में जिसमें हम इनपुट देते हैं प्राइमरी साइड, उसमें फ्लक्स बनता है, फ्लक्स सेकेंडरी वाइंड में लिंक करता है, तो वो वोल्टेज को स्टेप अप एंड स्टेप डाउन करता है ना। देखिए, जो ट्रांसफार्मर होता है वो हमेशा वोल्टेज को बढ़ाता भी है और कम भी करता है, मतलब वोल्टेज को स्टेप अप एंड स्टेप डाउन करता है, और करंट को भी करता है, करंट को भी स्टेप अप एंड स्टेप डाउन करता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि जो ट्रांसफार्मर होता है वो किसको स्टेप अप और स्टेप डाउन करता है, तो आप आंसर दीजिएगा, जवाब दीजिएगा उसका कि ट्रांसफार्मर हमेशा वोल्टेज और करंट को ही स्टेप अप एंड स्टेप डाउन करता है ना। और ट्रांसफार्मर हमेशा पावर को और फ्रीक्वेंसी को हमेशा क्या रखता है, कांस्टेंट रखता है। इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करता है ना। जितना फ्रीक्वेंसी आप इनपुट में देंगे उतनी ही फ्रीक्वेंसी आपको आउटपुट में मिलेगी, और जितना आप पावर इनपुट में देंगे उतनी ही पावर आउटपुट में मिलेगी, है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर। स्टेप अप एंड स्टेप डाउन एसी वोल्टेज एंड करंट, वो हमेशा एसी वोल्टेज और करंट को ही स्टेप अप एंड स्टेप डाउन करता है। कौन करता है, ट्रांसफार्मर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एसेंशियल कंडीशन ऑफ पैरेलल ऑपरेशन ऑफ 2 ट्रांसफार्मर। क्वेश्चन बोल रहा है 2 परिणामित्र के समांतर प्रचालन के लिए अनिवार्य शर्त क्या नहीं है। मान लीजिए हम लोगों को 2 ट्रांसफार्मर को समांतर में चलाना है, तो उनमें से क्या, जो इन 4 ऑप्शन में से क्या है जो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है समांतर प्रचालन के लिए, पैरेलल ऑपरेशन के लिए। आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए दिया है सेम फेज सीक्वेंस, ऑप्शन बी दिया है सेम फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन सी दिया है सेम वोल्टेज रेशियो, ऑप्शन डी दिया है सेम केवीए रेटिंग। फटाक से इसका आंसर बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा।
देखिए दोस्तों, जो दो ट्रांसफार्मर का समांतर प्रचालन करना होता है तो इसमें सेम केवीए रेटिंग उतना मायने नहीं रखता, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है ना। अगर ये कंडीशन ये ना भी रहे तो पैरेलल ऑपरेशन हो जाता है। बट ये जो आपको दिए हैं, सेम ऑप्शन ए दिया है सेम फेज सीक्वेंस, ऑप्शन बी दिया है सेम फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन डी दिया है सेम वोल्टेज रेशियो, ये तीनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको पैरेलल ऑपरेशन करना है किसी दो ट्रांसफार्मर का तो ये तीन कंडीशन होनी ही चाहिए। और एक और चौथी कंडीशन होती है परसेंटेज इम्पीडेंस। परसेंटेज इम्पीडेंस भी सेम होना चाहिए, जिसको हम जेड से इंडिकेट करते हैं। परसेंटेज इम्पीडेंस भी सेम होना चाहिए, तभी हम समांतर ऑपरेशन कर पाएंगे, है ना, प्रचालन कर पाएंगे। तो समझ गए दोस्तों। आपसे अगर एग्ज़ाम में पूछे तो आपको बताना है कि समांतर प्रचालन के लिए कंडीशन है जो सेम फेज सीक्वेंस भी होना चाहिए, सेम फ्रीक्वेंसी भी होना चाहिए, सेम वोल्टेज रेशियो भी होना चाहिए और सेम परसेंटेज इम्पीडेंस भी होना चाहिए दोनों ट्रांसफार्मर का, है ना। चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, इफ़ द प्राइमरी पावर ऑफ एन आइडियल ट्रांसफार्मर हैविंग आ 2:1 वोल्टेज रेशियो इज 100 वाट, द सेकेंडरी पावर इज, है ना, सेकेंडरी पावर इज, तो इसमें बोला है एक आदर्श परिणामित की प्राथमिक शक्ति 100 वाट है तथा विभव अनुपात है 2:1, द्वितीयक शक्ति होगी। देखिए दोस्तों, इसका फटाक से आंसर बताइए। बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है ये और बहुत ही इजी आंसर है इसका ना। इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं करना है। आपके पास ऑप्शन दिया है ए 25 वाट, ऑप्शन बी दिया है 100 वाट, ऑप्शन सी दिया है 200 वाट और ऑप्शन डी दिया है 0 वाट। फटाक से इसका आंसर बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर वो होगा 100 वाट, है ना। जो आइडियल ट्रांसफार्मर होता है उसका वोल्टेज रेशियो आपको ये गिवन है, क्या दिया है 2:1, है ना। यहाँ पे 2:1 दिया है वोल्टेज रेशियो। बट जो आइडियल ट्रांसफार्मर होते हैं वो उसमें ना तो किसी प्रकार का लॉसेस होता है, लॉसेस भी 0 होता है आइडियल ट्रांसफार्मर में, रजिस्टेंस भी 0 होता है और वाइंडिंग भी सेम होती है, वाइंडिंग रेशियो। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जितना प्राइमरी में पावर लॉस हो रहा है या पावर दिया है उतना ही सेकेंडरी में ही होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर, है ना। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही, क्योंकि ये आइडियल कंडीशन आइडियल ट्रांसफार्मर की है, इसलिए सही। अगर नॉर्मल ट्रांसफार्मर के पूछता तो ये इसका करेक्ट आंसर नहीं होता, है ना दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 6, इन विच कॉम्बिनेशन अमीटर इज कनेक्टेड विथ सर्किट। कौन सी संयोजन में अमीटर को परिपथ के साथ संयोजित किया जाता है। मतलब ये क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि अमीटर को किस कंडीशन में किसी परिपथ में कनेक्ट किया जाता है। जैसे हम मान लीजिए अमीटर से क्या करते हैं, अब फटाक से इसका आंसर बताइए। अमीटर से हम क्या करते हैं, अमीटर से हम हमेशा क्या करते हैं, करंट मेज़र करते हैं, करंट को मापते हैं, करंट। तो जब हम करंट को मापते हैं तो अमीटर को सर्किट में कहाँ लगाते हैं, वही पूछा है। तो आपके पास ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए दिया है सम टाइम सीरीज सम टाइम पैरेलल, मतलब कुछ समय सीरीज के लिए कुछ समय पैरेलल के लिए। ऑप्शन बी दिया है पैरेलल, ऑप्शन सी दिया है सीरीज, ऑप्शन डी दिया है नॉन ऑफ दीज। फटाक से इसका आंसर बताइए आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाके, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अमीटर को हमेशा क्या किया जाता है, अमीटर को हमेशा ही, अमीटर जो होता है उसको किस में लगाया जाता है, सीरीज में। अमीटर को सीरीज में लगाया जाता है। और पैरेलल में किसको लगाया जाता है, वोल्ट मीटर को, वोल्ट मीटर को पैरेलल में लगाया जाता है ना। अमीटर को सीरीज में लगाया जाता है, वोल्ट मीटर को पैरेलल में लगाया जाता है। वोल्ट मीटर क्या करता है, वोल्टेज को मेजर करता है, वोल्टेज को,
और ये अमीटर क्या करता है, करंट को मेजर करता है, करंट को, है ना दोस्तों। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा ये क्वेश्चन, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है विच मेथड कैन बी यूज्ड फॉर एब्सोल्यूट मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। इसमें क्वेश्चन में बोल रहा है कि प्रतिरोध के परम मापन के लिए कौन सी विधि प्रयोग किया जा सकता है। फटाक से इसका आंसर बताइए दोस्तों कि जो हम प्रतिरोध का मापन करते हैं वो एब्सोल्यूट मापन मतलब देखो फिक्स नाप किस मेथड से हमें मिलता है। फटाक से इसका आंसर बताइए। आपके पास ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए दिया है ओम्स लॉ मेथड, ऑप्शन बी दिया है वीज स्टोन ब्रिज मेथड, ऑप्शन सी दिया है रिलाइंग मेथड और ऑप्शन डी दिया है लॉरेंज मेथड। फटाक से इसका आंसर बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। रजिस्टेंस का एब्सोल्यूट मेजरमेंट होता है वीज स्टोन ब्रिज मेथड से, है ना। वीज स्टोन ब्रिज मेथड से क्या होता है, वीज स्टोन ब्रिज मेथड से रजिस्टेंस का एब्सोल्यूट मेजरमेंट होता है। रजिस्टेंस को हम और किस से मापते हैं, तो रजिस्टेंस को हम मेगर से भी मापते हैं, मेगर। बट मेगर से हम तब मापते हैं जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रजिस्टेंस का मापन करना हो, 1000 kV ओम किलो ओम से, इससे भी ज़्यादा, है ना। जहाँ पे मेज़रमेंट करना होता है वहाँ पे मेगर का उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ये बार बार एग्जाम में आया है। फटाक से आप इसका आंसर बताइएगा ना। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है आ BOT यूनिट इज, BOT यूनिट इज। फटाक से इसका आंसर बताइएगा। ऑप्शन ए दिया है 746 वाट हावर, ऑप्शन बी दिया है 735 वाट हावर, ऑप्शन सी दिया है 100 वाट हावर, ऑप्शन डी दिया है 3600 वाट हावर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आप फटाक से मेरे कमेंट बॉक्स में बताइए। BOT देखिए दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 100 वाट हावर। ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर हो जाएगा। BOT का फुल फॉर्म क्या होता है, फटाक से किसी को मालूम है, फटाक से मेरे कमेंट बॉक्स में बताइए। BOT का फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। क्या होता है, ट्रेड यूनिट, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। आपसे इसका शॉर्ट फॉर्म भी पूछ सकता है, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 दिया है कॉपर लॉस इन अ ट्रांसफार्मर अकर इन। परिणामित्र में कॉपर हानियाँ निम्न में होती हैं। जैसे कि ट्रांसफार्मर है मान लीजिए, उसके किस भाग में, किस पार्ट में जो है कॉपर लॉस होता है। तो आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया है कोर में, ऑप्शन बी दिया है वाइंडिंग्स में, ऑप्शन सी दिया है बुशिंग में, ऑप्शन डी दिया है मेन बॉडी में। फटाक से इसका आंसर बताइए। देखिए दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा जो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाइंडिंग्स में। जो ट्रांसफार्मर होता है उसकी सिर्फ वाइंडिंग ही बस, जो ट्रांसफार्मर होता है उसकी वाइंडिंग ही कॉपर की बनी होती है। ओनली वाइंडिंग बस कॉपर की बनाई जाती है ना। और इस कॉपर की बनाई जाती है तो ये क्या होता है, इसमें कॉपर हानि होती है। और जो बॉडी होती है वो किसकी बनाई जाती है, अभी मैं वीडियो में बताया था पहले क्वेश्चन में, CRGO कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील की बनाई जाती है उसकी बॉडी, है ना। इसलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट दिया है आज का 10वां क्वेश्चन। द मिनिमम फ्लैश पॉइंट ऑफ ट्रांसफार्मर ऑयल शुड बी। परिणामित्र तेल का न्यूनतम दीप्ति पॉइंट, फ्लैश पॉइंट होना चाहिए। फटाक से इसका आंसर बताइए दोस्तों कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए दिया है 100 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी दिया है 120 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी दिया है 180 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी दिया है 140 डिग्री सेल्सियस। फटाक से इसका आंसर बताइए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा।
देखिए दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जो ट्रांसफार्मर का फ्लैश पॉइंट होता है वो हमेशा कितना होता है, ट्रांसफार्मर का जो फ्लैश पॉइंट होता है